माँ जगदम्बा क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति आपने बड़ी धूमधाम से मनाई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो बिंदु चल रहा था वर्ण विचार को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ रहे थे? समर हमने पढ़ लिया था दोस्तों। आज क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। वर्ण विचार है दोस्तों। वर्ण विचार टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। वर्ण विचार में क्या पढ़ लिया था दोस्तों? समर पढ़ लिया था, ठीक। और हम क्या पढ़ेंगे अब? व्यंजन दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। टॉपिक डाल दो आप, क्या? व्यंजन। टॉपिक डालो दोस्तों, क्या? व्यंजन। मैंने व्यंजन की परिभाषा क्या बताई थी आपको पहले? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जिन वर्णों को समरोह की सहायता से बोला जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण समरोह की सहायता से या अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जिन जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से, यानी कि अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। उच्चारित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। परिभाषा में आप लिख सकते हो, क्या? परिभाषा लिखो आप इसकी। परिभाषा लिखो दोस्तों। परिभाषा में आप लिखो कि वे वर्ण क्या? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। उच्चारित नहीं होते हैं अर्थात नहीं होते हैं। अर्थात जिन्हें उच्चारित करने के लिए, या बोलने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। परिभाषा को गौर से देखो आप। क्या? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। क्या? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? क। क्या दोस्तों? क। इस क का जब आप उच्चारण करोगे तो इसमें एक ध्वनि निकलेगी, क्या? अ। क्या निकलेगी दोस्तों? अ। अभी ये क पूरा है, यानी कि क पूरा है, स्वर सहित ही अभी क्या है? स्वर सहित। अब इसको आधा करने के लिए दोस्तों, ये हलंत चिन्ह का प्रयोग किया और ये क्या हो गया? आधा। क्या हो गया दोस्तों? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। और इसमें से कौन सी ध्वनि बाहर निकली? अध्वनि बाहर निकल गई। अर्थात जो ये असमर है दोस्तों, असमर का इसमें प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? पूरा हो गया दोस्तों। क्या हो गया? पूरा हो गया। अर्थात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। अब
हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। क्या कि मैंने जो ये एक खड़ी रेखा खींची, खड़ी रेखा खींची, इसका नाम क्या है। मैंने एक खड़ी रेखा खींची, इसका नाम क्या है। और एक आधी रेखा खींची, इसका नाम क्या है। इन दोनों का नाम बताना है आपको। किसका, एक खड़ी रेखा खींची इसका नाम, और एक आधी रेखा खींची इसका नाम। क्या, एक आधी रेखा खींची इसका नाम और एक खड़ी रेखा खींची इसका नाम। जैसे मैंने एक वर्ण लिखा क्या, क। अब इसमें जो ये खड़ी रेखा खींची है, जो खड़ी रेखा नजर आ रही है आपको, इसका नाम, और ये ऊपर जो आधी रेखा खींची जा रही है, इसका नाम क्या है। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम तो है क्या दोस्तों, खड़ी पाई। क्या नाम है इसका हिंदी में, खड़ी पाई। क्या कहते हैं इसे, खड़ी पाई कहते हैं दोस्तों, खड़ी रेखा को। और जो ये आधी रेखा है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शिरोरेखा। क्या कहते हैं इसे, शिरोरेखा। क्या कहते हैं इसे, शिरोरेखा कहते हैं। दूसरी बात, पहली बात मैंने क्या बताई कि जो खड़ी रेखा खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। और आधी रेखा खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि ये एक खड़ी पाई है, ठीक, और ये एक शिरोरेखा है। शिरो कोई सा भी व्यंजन, कोई सा भी व्यंजन जिसके पीछे एक बिंदी लगा दी जाती है दोस्तों, क्या, इस बिंदी को क्या कहते हैं। और एक बिंदी यहाँ लगती है, इसको क्या कहते हैं। एक बिंदी यहाँ लगती है, इसको क्या कहते हैं। और एक बिंदी यहाँ लगती है दोस्तों, किसी वर्ण के आगे लगती है, इसे क्या कहते हैं। किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, इसका नाम क्या है। किसी वर्ण के पीछे जो बिंदी लगी रहती है, इसका नाम क्या है। और किसी वर्ण के जो नीचे बिंदी लगी रहती है, इसका नाम क्या है। और किसी वर्ण के आगे जो बिंदी लगी रहती है, इसका नाम क्या है। इसका नाम बताओ आप, कमेंट में जल्दी जल्दी सब बताओ, क्या नाम है इसका। नुक्ता चिन्ह, आपका नुक्ता चिन्ह भी आएगा दोस्तों, नुक्ता चिन्ह भी बताऊंगा मैं, कौन सा नुक्ता चिन्ह है आपका। तो दोस्तों पहले मैं ऊपर वाली बिंदी की बात करता हूँ। कौन सी वाली की, ऊपर वाली बिंदी की। ऊपर वाली बिंदी को क्या कहते हैं। किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है दोस्तों, किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार क्या कहते हैं इसे, अनुस्वार। कितने वर्णों में लगती हैं, केवल 11 में। कितने में, केवल 11 में। 11 कौन से, संवर। केवल 11 संवरों के साथ ये इसका प्रयोग होता है। केवल 11 संवरों के साथ इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार कौन सा वाला, मैंने क्या बताया था आपके लिए, अनुस्वार ये वाला बताया था, नहीं बताया था। अयोगवाद जो ध्वनियां बताई थी दोस्तों, अयोगवाद ध्वनि में मैंने क्या बताया था, इसका नाम अनुस्वार बताया था। ये भी बताया था दोस्तों, जिसके पीछे डबल बिंदी लगती है, इसका नाम क्या बताया था, विसर्ग बताया था। तो विसर्ग का तो जिक्र कर नहीं रहे हम, जिक्र किसका कर रहे हैं, अनुस्वार का। किसका कर रहे हैं, अनुस्वार का। इसका प्रयोग केवल 11 स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ कदापि इसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, ठीक। तो ऊपर जो बिंदी बताई, इसका नाम क्या क्या है, अनुस्वार है। कहाँ प्रयोग होते हैं, केवल 11 स्वरों के साथ प्रयोग होता है, ठीक। जैसे एक शब्द लिखूं मैं, क्या, खंड। क्या, खंड। खंड जो शब्द लिखा दोस्तों, इस खंड शब्द का आप वर्ण विच्छेद करो, क्या, क, ठीक, हलंत किया, आधा हो गया। जो बिंदी लगी है जिसमें इस जो ये क है, इस क में जो ये अनुस्वार है दोस्तों, इसको बाहर निकालते हैं, अ और ट, ठीक। ट के बाद क्या, अ, और ट को भी हलंत किया, ठीक। क्या क्या हुआ, इसका वर्ण विच्छेद, खंड। आ गई ना बात। मैंने क्या बताया था आपके लिए कि इसका प्रयोग केवल कहाँ होता है,
इसका प्रयोग केवल कहाँ होता है? 11 स्वरों के साथ होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? केवल 11 स्वरों के साथ होता है। ठीक, समझ में आई? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। एक बिंदी दोस्तों, एक बिंदी यहाँ लगाई जाती है किसी वर्ण के पीछे, किसी वर्ण के पीछे बिंदी लगाई जाती है दोस्तों, इसका नाम है क्या? पंचमाक्षर। क्या नाम इसका? पंचमा अक्षर। क्या नाम है इसका? पंचमा अक्षर। नाम क्या है इसका दोस्तों? पंचमा अक्षर। क्या नाम इसका? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर जो बिंदी लगाई जाती है दोस्तों, ये केवल एक वर्ण में लगाई जाती है, केवल एक वर्ण में लगाई जाती है। एक वर्ण कौन सा? क वर्ग का 5वां वर्ण। क वर्ग का 5वां वर्ण में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा? ये वाला क वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बात करूं, एक बिंदी दोस्तों किसी वर्ण के नीचे लगाई जाती है, किसी वर्ण के नीचे लगाई जाती है, किसी वर्ण के जो नीचे लगाई जाती है दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? ताड़न जात। क्या दोस्तों? ताड़न जात। क्या नाम है इसका? ताड़न जात। ताड़न जात इसका नाम है दोस्तों। आप इसे उत्सिक्त भी कर सकते हो। क्या? उत्सिक्त। शायद आपको साफ साफ नजर नहीं आएगा यहाँ पर, रुको इधर लिखता हूँ। क्या नाम है इसका दूसरा? उत्सिक्त। उत्सिक्त कितने वर्णों के नीचे लगाई जाती है? केवल 2 वर्णों के नीचे। कितने वर्णों के नीचे? केवल 2 वर्णों के नीचे। 2 वर्ण कौन से? ट वर्ग का तीसरा और ट वर्ग का चौथा। ट वर्ग का चौथा, इसे क्या कहते हैं? ढ ढ कहते हैं। क्या कहते हैं? ढ और ढ कहते हैं दोस्तों। ट वर्ग का तीसरा और चौथा। जब इसका प्रयोग किया जाता है, जब इस ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तब इसका नाम ढ ढ नहीं रहता दोस्तों। क्या हो जाता है? अड़ अड़ हो जाता है दोस्तों। क्या? अड़ अड़। जैसे एक शब्द आता है क्या? भीलवाड़ा। क्या आता है दोस्तों? भीलवाड़ा। क्या शब्द आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जब आप उच्चारण करते हो दोस्तों, इसका जब आप अंग्रेजी में इसका नाम लिखते हो, क्या लिखते हो? आर्य। क्या लिखते हो? आर ए। भीलवाड़ा उच्चारण क्या होता है इसका? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा होता है दोस्तों। तो ये वही बात है, मैं जो यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्या? कि जब इसका उच्चारण करते हैं दोस्तों, जब इस ताड़नजात को नीचे इसका प्रयोग किया जाता है, ताड़नजात चिन्ह का, तो ये ढ ढ नहीं रहता दोस्तों। क्या हो जाता है? अड़ अड़ हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? अड़ अड़ हो जाता है। यानी कि विदेशी भाषा के वर्ण बन जाते हैं ये, जब ताड़नजात चिन्ह का इनके नीचे प्रयोग किया जाता है, उच्छित चिन्ह को इनके नीचे प्रयोग किया जाता है, तब ये हिंदी के ढ ढ नहीं रहते। क्या हो जाते हैं? अड़ अड़ हो जाती है दोस्तों। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? इसका यदि अन्य नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों, इसका अन्य नाम आपसे पूछा जाए, तो इसका अन्य नाम है फेंका हुआ वर्ण। क्या? फेंका हुआ वर्ण। फेंका हुआ। फेंका हुआ क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं, जैसे मुंह से आप उच्चारण करो मेरे साथ, क्या? अड़ 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 अड़, यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनको मुंह से सीधा फेंका जा रहा हो, मुंह से सीधा बाहर फेंका जा रहा हो। इसे दूसरा इसका और एक नाम है दोस्तों, चौथा, द्विगुण। क्या दोस्तों? द्विगुण। 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 क्या नाम है दोस्तों? द्विगुण। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। आगे बात करूं दोस्तों, तो एक बिंदी आपके किसी वर्ण के आगे भी आती है दोस्तों।
आपका नुक्ता आ गया दोस्तों। नुक्ता वो नहीं 12वें दिन होता है दोस्तों, वो नुक्ता नहीं है, ये नुक्ता है हिंदी में चलने वाला। इसका नाम है क्या दोस्तों? नुक्ता चिन्ह। क्या नाम है इसका? नुक्ता चिन्ह। क्या नाम है दोस्तों इसका? नुक्ता चिन्ह। ये नुक्ता चिन्ह किसी वर्ण के आगे प्रयोग होता है दोस्तों। और ऐसे कितने वर्ण हैं हिंदी के जिनमें नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऐसे वर्ण है दोस्तों कितने? 5। कितने वर्ण है दोस्तों? 5। क, ख, ग, ज और फ दोस्तों। क्या क्या बताया मैंने? क, ख, ग, ज और फ। अभी अभी ये अन्य अन्य भाषा के नहीं बने हैं, अभी अरबी फारसी भाषा के नहीं बने हैं दोस्तों, ये अभी अभी हिंदी के हैं ये। किसके हैं अभी तक? तो ये हिंदी के वर्ण हैं दोस्तों, ये अभी तक तो ये हिंदी के हैं दोस्तों। कौन सी भाषा के हैं अभी तक? तो हिंदी के हैं। अरबी फारसी के कब बनेंगे? अरबी फारसी के अब बनेंगे दोस्तों। क, ख, घ और ज और फ। अब ये आपके अरबी फारसी भाषा के हो गए दोस्तों। कौन सी भाषा के? अरबी फारसी भाषा के। अरबी फारसी भाषा की। अब ये अरबी फारसी भाषा के हो गए क्योंकि मैंने इनके आगे किस चिन्ह का प्रयोग कर दिया? नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ठीक दोस्तों, अरबी फारसी भाषा दोनों अलग अलग भाषाएं। अरबी फारसी जो भाषा है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग हैं, केवल इनकी लिपि समान है, इसलिए इन दोनों का जब नाम लिया जाता है तो साथ में लिया जाता है अरबी फारसी। ठीक दोस्तों, अभी ये क्या है? हिंदी के हैं। क, ख, ज और फ। केवल 5 वर्ण है दोस्तों। और एनसीईआरटी ने केवल 3 वर्णों को माना है दोस्तों। एनसीईआरटी ने केवल 3 वर्णों को माना है। एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों केवल 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण कौन कौन से हैं एनसीईआरटी के अनुसार? एक तो आपका ख, ठीक, एक तो आपका ख और एक आपका ज और एक आपका फ। एनसीईआरटी ने केवल 3 ही वर्णों को अरबी फारसी के माना है, यानी कि हिंदी के केवल 3 वर्णों को अरबी फारसी के माना है। ख और कौन सा? ज और फ दोस्तों, केवल 3 वर्णों को मान्यता दी है एनसीईआरटी। यह वर्ण अभी तक तो हिंदी के हैं, लेकिन इनके आगे जब नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये अरबी फारसी भाषा के बन जाते हैं। ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति था दोस्तों, क्या उसका नाम था दोस्तों? उसका नाम था क्या? राजा शिव प्रसाद सितार ये हिंद दोस्तों। क्या? हिंद, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितार ये हिंद इस बात को मानते हैं कि जो हिंदी के ये 5 वर्ण है दोस्तों, इनके आगे यदि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये अरबी फारसी के बन जाते हैं। कौन मानता है इस बात को? राजा शिव प्रसाद सितार ये हिंद मानता है दोस्तों। ठीक, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन दोस्तों, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन में 5 वर्ग चलते हैं दोस्तों। क्या? 5 वर्ग। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं वो देखो पहले तो। क, च, ट, त, क, च, ट, त और प वर्ग दोस्तों। क्या? क, च, ट, त, प। 5 वर्ग हैं ये। कितने वर्ग? 5 वर्ग। ये जो 5 वर्ग है दोस्तों, इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। क्या? क, ख, ग,
घ और अंग दोस्तों। आ गया आपका वो पंचमाक्षर मैंने जो आपके लिए बताया था। ठीक, च, छ और ज, झ दोस्तों और ये झे। ठीक, इसका प्राचीन रूप यदि आपको जानना हो दोस्तों, इसका प्राचीन रूप भी ये है। क्या इसका प्राचीन रूप है, इधर लिख देता हूं मैं, ये इसका प्राचीन रूप है दोस्तों ये, लेकिन अमानक रूप है ये हिंदी में। अभी इसको मान लिया गया है दोस्तों, यही पढ़ते हैं अभी। अमानक रूप है ये हिंदी में। ठीक दोस्तों, अमानक है ये। ट, ठ, ढ और ढ अण दोस्तों। ठीक, त, थ, त वर्ग में क्या क्या, त, थ, द और ध और न दोस्तों। प में फ, प, फ, ब और ब और म दोस्तों। ठीक, यहाँ तक कि केवल 25 वर्णों के बारे में हम जानकारी लेंगे अभी, केवल 25 वर्णों के। क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि ये क्या है दोस्तों, वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं ये, 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 5-5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने, 5-5 व्यंजन होते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं दोस्तों, 5-5 होते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ग में है तो इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। क्या, वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है, कारण आपको नजर आ ही रहा है कि ये वर्ग में 5-5 क्या है, वर्ण है या व्यंजन है दोस्तों। और टोटल वर्गों की संख्या क्या है, कितनी है, 5। तो कुल कितने हो गए ये, क से म तक कुल कितने हो गए दोस्तों, 25। संख्या कितनी हो गई इनकी, 25। संख्या पूछे तो 25 दोस्तों। ठीक, 25 हो गई दोस्तों। एक बात और इनके इनके बारे में क्या, पहले आप जब इनका उच्चारण करते थे, छोटी कक्षा में हम पढ़ते थे इनको, तो क्या पढ़ते थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय और घ से घड़ी, ऐसे करते थे दोस्तों। जब छोटी कक्षा में हम इनका उच्चारण करते थे, पढ़ते थे, केवल सीखने के लिए ऐसे इनका उच्चारण किया जाता था। लेकिन दोस्तों आज से आप इसका उच्चारण ऐसे नहीं करोगे। फिर कैसे करोगे, तो इनके पीछे एक प्रत्यय जोड़ोगे दोस्तों आप, कौन सा, कार प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कार प्रत्यय जोड़ोगे। कार प्रत्यय कैसे जोड़ोगे, जैसे मैं ये लिखूं यहाँ, क्या, ककार, खकार, गकार, घकार, इसे चकार, छकार, झकार, झकार, यानी कि कार प्रत्यय इनके अंतिम में जोड़ोगे आप। ठीक, आज से आप इनका जब उच्चारण करो तो क्या जोड़ोगे, कार प्रत्यय जोड़ोगे दोस्तों। ठीक, समझ में आई यहाँ तक की बात। इनका नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। क्या नाम है इनका, वर्गीय व्यंजन। कुल संख्या कितनी है, 25। कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 25। वर्गीय व्यंजन जब इनका उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होती है दोस्तों। जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग से हमारी जिह्वा स्पर्श होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी। जगह ही नहीं है खाली, वो मिटाता हूँ आपके लिए। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्शीय व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्शीय व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। स्पर्शीय या स्पर्श, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, कुछ भी, तो क्या केवल स्पर्श रख सकते हो, स्पर्श। ठीक है, स्पर्शीय कह सकते हैं। ठीक, संख्या कितनी है, 25।
स्पर्श की संख्या कितनी दोस्तों? 25। ठीक, 4 आपके कौन से? अंतस्थ। कौन से दोस्तों? अंतस्थ। 4 आपके कौन से? अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ये, र, ल और व दोस्तों। क्या नाम है इनका? अंतस्थ। ठीक, और 4 होते हैं दोस्तों आपके कौन से? ऊष्म। ऊष्म या गर्म वर्ण भी आप इन्हें कह सकते हैं। क्या? ऊष्म या गर्म वर्ण दोस्तों। गर्म वर्ण संख्या कितनी है? वही 4। कौन कौन सी? श और श, श और आपका ह। ठीक, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और खंडे और दंत्य सकार दोस्तों। ठीक, 4 ये। अब कितनी हो गई टोटल संख्या? इनकी संख्या कितनी थी? 25। 25 और 4 कितने हो गए? जोड़ो, 25, 26, 27, 28, 29। 29 में फिर 4 आपके ऊष्म जोड़ो, 23, 31, 32, 33। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी दोस्तों? 33। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। मजा तो आ रहा है फुटबॉल को तांगा ना रे मजे हो यार। सब्सक्राइब कर दे चैनल ना अपना, मजा आ रहा है। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण करेंगे दोस्तों अध्ययन हेतु। पहला वर्गीकरण डालिए आप, अध्ययन हेतु। अध्ययन हेतु। अध्ययन हेतु कितने भागों में बांटा जाता है इनको? तो स्पर्श, स्पर्श संख्या कितनी होती है इनकी? आपको पता ही हुई है 25। कितनी है? 25। कहां से? क से म तक के 25 दोस्तों। स्पर्श मैंने आपके लिए पहले समझा ही दिया किसे कहते हैं स्पर्श। कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं क से म तक के, तो जीभ हमारी किसी न किसी मुकाबले से टच या स्पर्श होती है, तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, 25 तो ये। और आपके अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या कितनी दोस्तों? वही 4। कितनी? 4। कौन कौन सी? ये, र, ल, व। मैंने पहले ही बताए थे आपके लिए। कौन कौन सी? ये, र, ल, व। ठीक दोस्तों, इस ए को और इस व को मैं यही बता देता हूँ। कर ऐसे तो हम अन्य वर्ण पढ़ेंगे तब भी इनके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ इनका नाम अर्धसमवर्गीय है दोस्तों। क्या नाम है? इस ए का और इस व का नाम क्या है? अर्धसमवर्गीय है दोस्तों। और आपके संघर्षहीन व्यंजन भी यही है दोस्तों। संघर्षहीन व्यंजन, इनका नाम क्या है दोस्तों? क्या है? अर्धसमरहीन। क्या है? अर्धसमर अर्थात आधे समर। ठीक दोस्तों, और आपके ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से? वही 4 मैंने क्या बताया था? श, श और श, ह दोस्तों। इनका ही नाम क्या बताया था मैंने? गर्म वर्ण। क्या बताया था दोस्तों? गर्म वर्ण। ठीक, आगे का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम दोस्तों। दूसरा वर्गीकरण डालो दोस्तों आप, किसके आधार पर? घोष के आधार पर। किसके आधार पर? घोष। घोष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घोष का अर्थ होता है क्या? कंपन। क्या? कंपन, गूंज, जिसे कहते हैं गूंज। क्या दोस्तों? गूंज। तो घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के, कंपन,
कंपन के आधार पर, किसके आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर। ब्रैकेट में लिख दो क्या, गूंज, क्या दोस्तों, गूंज, ब्रैकेट में क्या लिख दो, गूंज। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं दोस्तों तो हमारे मुख से कंपन होता है, क्या होता है दोस्तों, कंपन होता है। तो घोष के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे, कितने होते हैं दोस्तों, दो, कितने होते हैं, दो। मैं आराम आराम से बता रहा हूँ दोस्तों आपको, और अच्छे से सीखना, मेरे साथ साथ आप मेहनत करना, अच्छे से सीखना दोस्तों। आपके ऐसे समझ में आएंगे ये, आज दिन तक आपको ऐसा किसी ने भी नहीं समझाया होगा। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। मेरे पास पढ़ने के 3 सूत्र चलते हैं दोस्तों, कितने, 3। कौन कौन से चलते हैं, पहली बार, किसी बात को समझा रहा हूँ समझ लो, किसी बात को यदि मैं समझा रहा हूँ तो उसको आप समझ लो, समझ में नहीं आती तो आप उसको किसी सूत्र में जमा लो, जो चीज आपके समझ में नहीं आती उसको आप किसी सूत्र में जमा लो दोस्तों। यदि आपको सूत्र से भी समझ में नहीं आता तो फिर अपनी लास्ट एंड फाइनल विधि चलती है दोस्तों, कौन सी, रटन विद्या। तो आप इनको रट लेना फिर, ठीक दोस्तों, रट लेना फिर। अब मैं आपके लिए समझा रहा हूँ दोस्तों, किससे, ट्रिक से, किससे समझा रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक से। कितने, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा दोस्तों, कौन कौन से, अघोष, अघोष और सघोष। एक और नाम आ जाएगा आपके लिए, कौन सा, घोष, अघोष, सघोष या घोष दोस्तों, अघोष, सघोष या घोष दोस्तों, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 13। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 31। 13 का उल्टा करो, 3 को इधर रखो और 1 को पीछे रखो, कितना, 31, ठीक दोस्तों। ये तो याद हो गया आपको उल्टा पुल्टा, कि इधर से इधर उलटे पलटने, सीधी सीधी बात है इनका। तो अब आप लिखो, इसमें इधर देखो आप मेरी तरफ, इनमें से मैं इनकी परिभाषा कैसे बताता हूँ आपके लिए, समझा रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, घोष का अर्थ क्या, गूंज या कंपन, क्या बताया था, गूंज या कंपन। तो इसमें से एक शब्द निकालो, का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, सर्वप्रथम जब मैं पढ़ा रहा था तभी बताया था कि हिंदी में का अर्थ क्या होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं, समझ में आया, हिंदी में का अर्थ क्या होता है, नहीं। और घूस मैंने क्या बताया था, कंपन, क्या, कंपन, अर्थात वे व्यंजन जिन्हें उच्चारित करते समय या जिनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। वैसे सघोष, स मतलब सहित, स मतलब सहित, अर्थात वे व्यंजन जिनमें कंपन होता है, कंपन सहित, अर्थात वे व्यंजन वर्ग जिनमें कंपन होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। एक एक को डालो, एक एक को समझाऊंगा, ट्रिक में केवल एक ही आएगा इसमें, ठीक। तो एक डालो पहले आपको, कौन सा, अघोष, डालो अघोष। अघोष में आप एक ट्रिक लिखना, क्या दोस्तों, अघोष में ट्रिक लिखो आप, क्या, ट्रिक, क्या लिखना है आपको, ट्रिक। ट्रिक कौन सी, ट्रिक लिखो, 12 साल का, 12 साल का विश्राम, 12 साल का विश्राम, क्या, अघोषित। इधर लिखता हूं आपके लिए बड़े अक्षरों में, आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से जमा लेना, मैं बता रहा हूं। क्या, 12 साल का विश्राम, अघोषित। ट्रिक में व्यंजन कैसे निकालेंगे, तो क्या बताया था मैंने कि एक वर्ग में
एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कितने? एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ध्यान से देखना, कौन सा? क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंग, 5-5 वर्ण होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो, प्रत्येक वर्ग का ध्यान से देखना, प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा? मतलब जो क च ट त प 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला। ठीक, पहला मतलब आर पार का पहला गया। प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, क च ट त प, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग, पांचों के पांचों का पहला केवल। ठीक, पांचों के पांचों का पहला, क च ट त प, पांचों के पांचों का पहला। ठीक, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोस्तों, समझ में आया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मिलाया तो कितने हो गए? 10। ठीक, ये समझ में आया? प्रत्येक वर्ग का पहला। एक शब्द आया दोस्तों, क्या? अब साल। ट्रिक में क्या आया? साल। साल से आप क्या निकाल सकते हो? एक तो स, क्या? श, आपका स और श और श, तीनों स आ गए दोस्तों आपके, तीनों सकार आ गए। क्या? तीनों के तीनों ही सकार आपके, श श श, तीनों के तीनों सकार आपके आ गए। ठीक, एक शब्द लिखा क्या मैंने? विश्राम अघोषित। क्या? अघोषित। अघोषित से आपको ये पता रहेगा कि ये कौन से वर्ण हैं? अघोष वर्ण है। कौन से वर्ण? ये अघोष वर्ण है। कौन से व्यंजन है दोस्तों? ये अघोष व्यंजन है। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई? क्या? एक बार दो बार से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या? मैंने एक ट्रिक लिखी, क्या? अघोष व्यंजनों को समझाने के लिए एक ट्रिक लिखी, क्या? कि अघोष में कौन कौन से आते हैं। ट्रिक क्या है? 12 साल का विश्राम अघोषित। ट्रिक सीधी है, बिल्कुल सिंपल है। 12 साल से मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा कौन सा? प्रत्येक, ये 5 वर्ग हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक, क और ख, क और ख केवल, ये नहीं लेनी है पीछे के, केवल क और ख। समझ में आ रहा है? ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि कितने हो गए? 10। कितने हो गए दोस्तों? 10। ठीक, और 3 आपके शकार, 3 आपके शकार, कितने हो गए अब आपके? 10 में 3 जोड़ा तो 10 में 3 जोड़ा तो 10 से 11 12 और 13 दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? 13। मैंने क्या बताया था? सर्वप्रथम आपके लिए बताया था कि अघोष की संख्या कितनी होती है? 13, और 13 का उल्टा करो, 31 किसकी होती है? सघोष की दोस्तों। ठीक, संख्या पूछे तो आपसे कितनी? 13 दोस्तों, याद रह जाएगा ऐसे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। दूसरा, मैंने आपके लिए दूसरा प्रकार छोड़ दिया था, कौन सा? 2 बताए थे, अघोष और घोष, घोष या सघोष। तो दूसरा लिखिए आप, कौन सा? घोष, घोष या सघोष। ठीक दोस्तों, घोष या सघोष में इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक देखो आप, ट्रिक देखो, 345 यण हैं स्वर सहित घोषित। क्या? स्वर सहित घोषित। क्या? 345 यण हैं, 345 यण हैं स्वर सहित घोषित। अब इसमें से व्यंजन कैसे निकालेंगे वो देखो आप। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा। ठीक दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा दोस्तों। कौन सा? पांचवा। ठीक दोस्तों, कैसे? मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। क्या? मैं प्रत्येक वर्ग कहाँ से ले रहा हूँ और कैसे ले रहा हूँ। वर्ग मैंने कितने बताए थे? 5।
कितने वर्ग बताए थे? 5। क च ट त प, ठीक, 5 में 5 5 वर्ण व्यंजन बताए थे। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? प्रत्यय वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ से देखो आप, प्रत्यय वर्ग का तीसरा कौन सा है? ग, ठीक दोस्तों, प्रत्यय वर्ग का, क्योंकि दो तो पहले ले लिए हमने, क और ख, यानी प्रत्यय वर्ग का पहला दूसरा तो किसमें ले लिया दोस्तों? हमने अघोष में। अब ग, घ और अंग दोस्तों, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग के लेने हैं, यानी कि ज ज ट ढ, क्या ट ठ ढ ढ अण दोस्तों, यानी कि प्रत्येक वर्ग के टोटल लेने हैं ध ध न ब भ म, प्रत्येक वर्ग के तीनों लेने हैं दोस्तों, ठीक, पंचमा अक्षर सहित, ठीक दोस्तों। आगे दोस्तों यण है स्वर सहित घोषित, यण से आपको एक याद रखना है केवल, क्या? ये, इसमें क्या क्या आएगा? ये, र, ल, व, आपके चारों के चारों आ गए दोस्तों, आ गए चारों के चारों, ये, र, ल, व, ठीक दोस्तों। कौन से? अंतस्थ, चारों के चारों प्रकार किसके आ गए? अंतस्थ के, ठीक। आगे है, इस है से आपको है भी लेना है दोस्तों, क्या लेना है? ह भी लेना है, ठीक दोस्तों। है से क्या लेना है? ह लेना है। और स्वर, स्वर से आपको 11 के 11 स्वर देने हैं दोस्तों, क्या लेने हैं? 11 के 11 स्वर लेने हैं, ठीक। एक तो ये आ गया, एक ह भी आ गया अपना, और अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, पूरे आ गए, पूरे के पूरे वर्ण विचार जो टॉपिक था दोस्तों वो पूरा पूरा मैंने दो भागों में बांट दिया है आपकी आपकी नजर में, ठीक। और स्वर सहित घोषित, घोषित जो शब्द है दोस्तों, इससे पता चलेगा आपको क्या कि ये कौन से वर्ण है दोस्तों? घोष वर्ण है, घोष, अर्थात जिनमें जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है? कंपन होता है, ठीक दोस्तों। समझ में आया? अब एक बार दो बार से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, क्या मैंने क्या बताया ट्रिक? 345 यण है स्वर सहित घोषित, ठीक दोस्तों। कौन से वर्ण पढ़ा रहा हूं मैं? घोष वर्ण पढ़ा रहा हूं। अब प्रत्यय वर्ग का क्या बताया? तीसरा, प्रत्यय वर्ग का तीसरा दोस्तों, ठीक। प्रत्यय वर्ग का चौथा दोस्तों, प्रत्यय वर्ग का पांचवा दोस्तों। कितने हो गए? एक वर्ग में कितने दोस्तों? 5। 5 को 3 से गुणा करो, पंजो पंजो दो पंजो 10, 3 पंजो 15 दोस्तों, वही आपने पहाड़ा से 15 दोस्तों। 15 के बाद आप 4 इसको जोड़ो, कितने हो गए? 19 दोस्तों, ठीक। 19 में आप एक हकार को जोड़ो दोस्तों, 20 हो गए। 20 और आपके 11 समूहों को जोड़ो उसमें, 20 और आपके 11 समूहों को उसमें जोड़ो, ये 20 और आपके समूह कितने दोस्तों? 11। कितने हो गए? एक का एक, 3, ये 3, कितने हो गए दोस्तों? 31। कितने बताए थे मैंने आपके लिए? 31 दोस्तों, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपके लिए दी वो आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो, अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आए, तो आप माँ जगदम्बा क्लासेज 77 इंस्टाग्राम चैनल का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, माँ जगदम्बा क्लासेज 77 दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कीजिए और उसमें आप कमेंट डालिए, वहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। और यदि आप वहाँ नहीं देना चाहते तो यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। किसी चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको दो बार से समझाने के लिए आपका दोस्त आपके लिए हाजिर है दोस्तों। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ, और आगे के जो प्रकार है दोस्तों व्यंजनों के, वह हम बात करेंगे अगली कक्षा में दोस्तों। इसके तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक यदि आपने माँ जगदम्बा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि हिंदी की नवीन कक्षा श्री राम जी सर के द्वारा नए तरीके से कराई जा रही है दोस्तों। धन्यवाद।